तो दोस्तों, वो चैनल जो भारत की सरकार की तरफ से बैन होते हैं, चुन चुन कर ढूंढा जाता है। इतनी मेहनत लगती है कि हर एक चैनल को ढूंढ ढूंढ कर उसके बाद सरकार को जो है मेंशन करके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हर जगह पर, ताकि उन्हें बैन किया जाए। लेकिन 2 दिन पहले अचानक से जब लोग देखते हैं, देखिए ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली नहीं हुई थी, लोगों को पता चला क्योंकि लोग भी सर्च करते रहते हैं। अचानक से किसी के सामने जो है शाहिद अफरीदी लोंडे और साथ में जो है वो शोएब अख्तर लंगड़े की जो है कोई एक आध वीडियो आ गई थी, तो लोगों ने ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया जो चैनल भारत सरकार ने बैन किए थे ये कैसे दोबारा अनबैन हो गए। उसके बाद जो है हम तो मीडिया पर थे नहीं, मेरी आंख में जो है वो ये वाली आंख में आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया था। आज थोड़ा सा ठीक हुआ हूं, वैसे भी ठीक नहीं था मैं। तो भाई कयामत आ गई मीडिया पर और लोगों ने पहली बार जो है भारत की जनता ने खड़े होकर सरकार से पूछा कि भैया आखिर ये कौन सा मजाक है कि भाई चैनल्स इतनी मुश्किलों से बैन हुए और दोबारा उसे अनबैन किया जाता है। क्योंकि लोगों को गुस्सा तब आया क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीपीएन लगा के भी देख रहे थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने एक जो है इंस्टाग्राम पे लिखते हुए भारत की सरकार को मेंशन किया और कहा कि भारत की सरकार जो है वो बेवकूफ हो गई है, कभी बैन करती है कभी अनबैन करती है, अपने लोगों को पागल बनाती है। इसी वेल उसने बहुत सारी बातें की, जिसके बाद जनता को काफी ज्यादा आया गुस्सा और उन्होंने भारत के सरकार के ऊपर जो है बात करना स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर भी किसी जो है भारत की सरकार की तरफ से किसी ऑफिशियली किसी बंदे ने कोई भी कुछ नहीं कहा। लेकिन पता ये चला कि भाई जहां तक लोग बोल रहे हैं, देखिए कंफर्म ये भी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक लोग बोल रहे हैं मैं तो बिल्कुल मोबाइल ही नहीं देख सकता था। लेकिन आज जहां तक मैंने रिसर्च किया है, लोग बोल रहे हैं कि ये एक आध ग्लिच था जो कुछ चैनल ऑटोमेटिकली जो है वो अनबैन हो गए थे। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ये पाकिस्तानी चैनल्स बैन हो रहे थे तो एक एक कैटेगरी अलग अलग बैन हो रही थी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जो नीचे लेवल के जो यूट्यूबर्स थे उनको एक साथ अलग बैन किया, जो न्यूज चैनल थे, मेन स्ट्रीम मीडिया थी, उनको एक साथ बैन किया, जो क्रिकेटर्स थे उनकी कैटेगरी अलग थी, उनको एक साथ बैन किया। तो ये एक ग्लिच या बग हो सकता है कि कुछ कैटेगरी जो है उसमें से अनबैन हो गए थे। क्योंकि अगर भारत सरकार ने अनबैन ही करने थे तो भैया फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को बैन ही क्यों करते। जब बैन कर ही दिया फिर बिना अनाउंसमेंट किए हुए या बिना किसी को बताए हुए या बिना इन्फॉर्म किए हुए दोबारा अनब्लॉक या अनबैन कैसे हो सकता है। हमारे ऊपर अटैक भी किया और सारे चैनल जो हैं वो ब्लॉक कर दिए। अब अनलॉक करने का यही मकसद है कि हमारे पड़ोस के साथ अच्छे तल्लुकात जो हैं, जिस तरह पहले कैम थे उसी तरह फिर हमने उनके साथ फिर दोबारा से अपने तल्लुकात जो हैं वो कायम किए हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल जो हैं वो उन्होंने अनब्लॉक किए हैं। ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। ठीक है जी, हम नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो। क्या बात है, ठीक है जी, ये पाकिस्तान, ये सारा हिंद था ना। एग्जैक्टली, ठीक है जी, क्या बात है, हाँ। पूरा ये हिंद था। और देखें आपस में भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, हाँ, हो जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं कि वो अलग हुए हैं, अब हम उनसे जो है वो दुश्मनी लगा लें या बमबारी करें या वो हम पे करें। ठीक है, नहीं चाहते बिल्कुल। देखें जरदारी साहब के मेरे जो कैद हैं उनके दौर में अच्छे तल्लुकात रहे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ठीक है, अब अगर कोई ये सिलसिला जो बना है, ठीक है, ये बना है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फौरी ख़त्म भी हो गया है। ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है। देखें हमारे जो अखराजात थे वो भी बढ़ने थे, हमारे जो गवर्नमेंट का जो सिलसिला है वो भी ये, हाँ, जंगों में बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, खर्च होते हैं। ये ऐसे नहीं हो जाता ना कि जंग लगी जाते हैं, रॉकेट ऐसे थोड़ी करते हैं। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बेहतर हुआ है। पाकिस्तानी जो हैं, जिसमें कि मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं मानती हूँ कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है।
जी हाँ, हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। हमारा डीएनए हरगिज ना तो तुर्क है और ना ही हम अरब हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है तो वो फिर जाकर सलमान रशीद साहब का और मेरा शो देख लें, जिसमें सलमान साहब ने कहा कि अगर उनको ऐसा लगता है तो गलत लगता है या सही लगता है, लेकिन क्यों लगता है ये उन्होंने अपनी बात में जो है वो मेरे शो में जिक्र किया था। लेकिन खैर हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर पाकिस्तानियों को ऐसी क्या शर्म आती है अपना डीएनए हिंदुस्तानी बताते हुए। ठीक है, 1947 में आपने एक कंट्री बना ली, आप बनाना चाहते थे, कंट्री एक क्रिएट करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी कि जी हम एक अलग कंट्री बनाएंगे और हम वहां पर रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे या जो भी करेंगे व्हाटएवर। लेकिन अब उसके बाद ये कह देना कि जी हमारा तो डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है और हम तो कभी हिंदुस्तानी रहे ही नहीं है, और हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमसे पहले जो जनरेशन थी, उनका कभी कोई लिंक या कोई किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं था हिंदुइज्म से या भारत से, तो मेरे ख्याल है यहाँ पर हम बिल्कुल गलत बात करते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते भी हैं, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, मैं कोई अकेली नहीं हूं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग शायद ये बात सामने कहते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतना घबराने की क्या बात है। मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं तो आप लोग को कुछ मेजोरिटी जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको पता ही है कि मेरी मदर जो है वो दिल्ली से थी, और दिल्ली से उनकी फैमिली जो है, जिस वक्त जाहिर है कि ये लोग बच्चे होंगे मेरे पेरेंट्स, उस टाइम पर ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए पाकिस्तान, और 47 में, कोई 47 के बाद, और इस तरह से यहाँ पर आए। मैंने अपने घर में हमेशा देखा, मेरी मदर साड़ी भी पहना करती थी, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी यानी जो मेरी दादी थी, उनको तो मैंने कभी शलवार कमीज में देखा ही नहीं, हमेशा साड़ी में ही देखा। मेरी मदर की शादी की जो फोटोज हैं उसमें भी उन्होंने साड़ी पहन रखी है, और वैसे भी अक्सर वो साड़ी पहना करती थी। तो मुझे तो इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती कि अगर मैं कभी ट्राई करूं साड़ी पहनने का। वैसे अब लोग पाकिस्तान में साड़ी पहनने लगे हैं, लेकिन फंक्शंस में, कोई शादी में या किसी और फंक्शन में जाते हुए पहनते। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको के ये बात पसंद नहीं है कि साड़ी पहनी जाए या बिंदी लगाई जाए, जो कि बहुत मुझे अजीब सी बात लगती है कि भाई इसमें इतना माइंड कर जाने की क्या बात है। मेरी मदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली से, और मेरे फादर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो पहले कहलाता था, वहां पे कड़ा एक टाउन है, वहां से थे। और उस बारे में यकीनन मेरे पेरेंट्स मुझे बताया करते थे, और मुझे अच्छे से बहुत सी चीजें इसी वजह से पता है। बल्कि जिस वक्त मैंने इंडियन मीडिया पर आना शुरू किया तो बहुत से लोगों को ये लगा कि मेरा उर्दू हिंदी का एक्सेंट जो था वो काफी बेहतर था जो बाकी पैनलिस्ट आते थे उनके मुकाबले में। तो कहा यही गया कि आखिर मैं इस तरह की हिंदी और उर्दू एक्सेंट जो है मेरी बिल्कुल ठीक कैसे, या बिल्कुल हिंदुस्तानी कैसे। तो इसलिए कि जी जाहिर है मेरे पेरेंट्स जो है वो हिंदुस्तान से यहाँ आए थे, हमारा डीएनए बिल्कुल हिंदुस्तानी है। बल्कि जो लोग यहाँ पर थे और यहाँ से वहां नहीं गए, उनका भी डीएनए हिंदुस्तानी ही है, लेकिन न जाने मानते क्यों नहीं है ये बात। तो हमारा दिल करता है कि इंडिया के साथ दोस्ती हो, हम भी जाएं वहाँ पे, घूमें फिरें, दिल्ली जाएं उनके, ठीक है, आगरा, ठीक है, वो भी इधर आए, हमारे पास बरकत मार्केट आ गए इधर, तो क्या है जी, जाकिर टिक्का पे रोटी खाएं आगे, ठीक है, हमारा भी दिल करता है। लेकिन जब तक ये सियासी सूरत हाल है, कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसी कौन सी सियासत है जिसकी खिचड़ी पक नहीं रही, और अवाम बेचारी इधर भी सफ़र करती है, उधर भी बहुत से लोगों का काम बंद हो गया, बहुत से लोग जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे, बड़े मुश्किल हालात हैं भाई, क्या करें। कारोबार कहते हैं बंद हो गए, इंडिया से साड़ियाँ आती थी, मेकअप आता था, उनकी ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स आती जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फेमस थी, वो सब चीज़ बंद हो गई। मैडम इन लोगों ने न सिर्फ और सिर्फ आवाम की आंखों के अंदर न धूल डाली हुई है, ठीक है, बाकी ये सब कुछ एक है, उनके सियासतदान हमारे सियासतदानों के वहाँ पे कारोबार हैं, सब के चल रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ अंदर से एक है, सिर्फ और सिर्फ